गुड मॉर्निंग बच्चे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे क्या एमसीक्यू हम लोग किए थे। आज आपके बीच हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट 2025 के लिए आज लाए हैं। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के लिए आपके फायदा करेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 2 मार्क्स का दिया हुआ है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आज कुछ हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पर रोजनमुंड रिएक्शन पढ़ेंगे, रोजनमुंड अभिक्रिया पढ़ेंगे। ये क्या होता है, तो इसका एक नारा है। इसका नारा क्या है, इसे उत्प्रेरक याद करना पड़ेगा। उत्प्रेरक याद करो। उत्प्रेरक में होता है H2PD बेरियम सल्फेट। H2PD बेरियम सल्फेट, इसको पढ़ते हैं मुंड 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 रोजनमुंड। इसको क्या पढ़ेंगे, मुंड 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 रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन, इसका एक नारा लगता है प्रेरक के रूप में H2PD बेरियम सल्फेट। इसको पढ़ते हैं मुंड 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 रोजनमुंड। ये क्या होता है कि एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड में बदलता है। एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड में बदलेगा। तो सबसे पहला बात है, जब एसिड हैलाइड का मतलब होता है एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं, वो भी लिंडार कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इस उत्प्रेरक का नाम है लिंडार कैटलिस्ट। लिंडार कैटलिस्ट, क्या इसको पढ़ेंगे, लिंडार कैटलिस्ट, ठीक है जी। लिंडार कैटलिस्ट, कैटालिस्ट, समझे। तो H2PD बेरियम सल्फेट मुंड 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 रोजनमुंड, ये एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में बदलता है। अब सबसे पहला बात यहाँ पर क्या होता है कि एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कैसे बदल रहा है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H और H, इसके साथ ये Cl बना लेता है, निकल के आ जाता है HCl। बचा क्या, एक हाइड्रोजन जहां से Cl रिमूव हुआ था वहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये इथेनॉयल, इसका नाम है इथेनॉयल क्लोराइड। इथेनॉयल क्यों बोले इसे, क्योंकि इसमें कार्बन 2 है, 1 1 2, तो 2 कार्बन के लिए होता है इथ, और यहाँ पर OL कीटोन ग्रुप के लिए OL लगा है और इसके लिए क्लोराइड। तो इथेनॉयल क्लोराइड की जब रिएक्शन, ये H2PD वेरिएंट, H2 ये हो गया, PD बेरियम सल्फेट हो गया, से रिएक्शन कराते हैं तो इथेनॉल बनता है। इथेनॉल बनता है। इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन, 2, तो यहाँ पर इथेनॉल हो गया। इस तरीके से देखते हैं हम लोग एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आपके 2025 एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए है। एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में एल्डोल संघनन बोलते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु जो अल्फा हाइड्रोजन को रखता है, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन का 2 अणु जो अल्फा हाइड्रोजन को रखता है, वह क्षार के साथ अभिक्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करता है, और पुनः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जल के एक अणु को त्याग कर अल्फा पामा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन करते हैं। इसे रट लो, एकदम महा इंपॉर्टेंट डिग्री है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एल्डोल संघनन, ठीक है। सबसे पहला बात है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन का 2 अणु, एल्डिहाइड हो या कीटोन के 2 अणु, समझे। एल्डिहाइड हो या कीटोन के कितने अणु, 2 अणु। तो 2 अणु जो है ये 2 टाइप है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 अणु है। ये क्षार के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले यहां देखना है। ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये H यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया H,
चलिए ठीक है, इसका जो H है ये इधर है, इसको नीचे ले आओ, यहाँ ले आए। अब यहाँ पर हुआ क्या, NaOH के साथ अल्फा हाइड्रोजन को रखता है, दो अणु जो अल्फा हाइड्रोजन को रखता है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षार के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात है कि दो अणु कितने टाइम, 2 टाइम, तो यहाँ 2 टाइम देखो हम रिएक्शन को लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और फिर एक ले आओ CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये दो अणु होंगे। अब दो अणु में एक अणु इसको तोड़ देगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 C और OH, यहाँ का H यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, CH2 रह गया, और यहाँ पर CHO रह गया। अब देखो यहाँ पर इफ मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन और इसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन। तो देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप और एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, जल अपघटन। जैसे जल अपघटन कराएंगे बाबू, तो यहाँ पर एक H और ये OH बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या आपसे रिएक्शन, CH3 C, नीचे H है तो यहाँ पर H दे दो, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH आ जाएगा और ये CHO होगा। इस तरीके से आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप भी बन जाता है, मतलब ब्यूट2En1अल बनेगा, यहाँ पर ब्यूटेनल इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण हुआ तो ये एल्डिहाइड बन गया। वो भी अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड क्यों बोले, असंतृप्त, ये डबल बॉन्ड आने के कारण होता है, असंतृप्त डबल बॉन्ड आने के कारण ऐसा होता है, ठीक है जी, समझे। तो यहाँ पर इस तरीके से तोड़ के हम बना सकते हैं। तो याद रखना, जब इथेनॉल का रिएक्शन, ठीक है, क्षार के उपस्थिति में जब 2 मोल इथेनॉल का रिएक्शन क्षार की उपस्थिति में कराया जाता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है। एवं इसका जल अपघटन कराने पर असंतृप्त एल्डिहाइड या फिर असंतृप्त जो है कीटोन का निर्माण होता है। उसमें अल्फा बीटा दोनों रहता है, अल्फा यहाँ और बीटा यहाँ। तो अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड बोला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बन को बोलते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर है आप लोग, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एल्डोल वाला भी रिएक्शन देख लीजिए। अब अगला नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहता है जब एल्डिहाइड के 2 अणु जो अल्फा हाइड्रोजन को नहीं रखता, एल्डिहाइड के 2 अणु जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वह साम्र क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, उसमें से एक अणु ऑक्सीकृत हो जाता है, दूसरे अणु का अपकृत हो जाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला बात यहाँ पर लिखे रिएक्शन ऐसा, ठीक है जी, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो जब कार्बन ही नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जहां जहां 0 रहेगा वही आपको कैनिजारो रिएक्शन देगा, अन्यथा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, इथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन जो है इसमें तो है, यहाँ पर ये इथेनॉल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन था, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। कैनिजारो रिएक्शन केवल और केवल फॉर्मल्डिहाइड देता है, एस्टल्डिहाइड नहीं देगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 हो वही आपको कैनिजारो रिएक्शन देगा, अन्यथा वो नहीं देगा। अब रही बात, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है,
अब इसका 2 मोल लेना है। कितने मोल? 2। तो इस टाइप का एक और ले लेते हैं, इस टाइप का एक और लेते हैं। ठीक है, ले लिए। अब जैसे 2 मोल लिए इसका, जैसे 2 मोल लिए तो यहां पर क्या होगा, 1 मोल में आपका सोडियम फॉर्मेट बनेगा और 1 मोल में मिथेनॉल बनेगा, अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहला बात है, यहां पर ये इसको ऑक्सीजन दे देते हैं और ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, इसको जैसे देंगे तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, समझे? इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन पहले से शिफ्ट था, एक और इसमें चला जाएगा। ये तो पहले से शिफ्ट आया, यहां से एक हाइड्रोजन यहां चला गया तो ये अल्कोहल बन गया। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से मिथेनॉल यहां पे एक हाइड्रोजन और है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और यहां पर दे देंगे तो ये बन जाएगा CH3 और ये OH और प्लस क्या बनेगा, ये जो है C डबल बॉन्ड O और Na बन जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिथेनॉल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। मिथेनॉल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है जी, मिथेनॉल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो जब मिथेनॉल की रिएक्शन 2 मोल मिथेनॉल की रिएक्शन क्षार NaOH के साथ कराया जाता है तो 1 मोल का ऑक्सीकृत होता है और दूसरे मोल का अपकृत होता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। क्या फिर से बोल रहे हैं, जब 1 मोल एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 हो, 1 मोल एल्डिहाइड या 1 मोल कीटोन, ठीक है, सॉरी 2 मोल एल्डिहाइड या 2 मोल कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन जब 0 होगा तब वो क्षार के साथ रिएक्शन करते ही 1 मोल ऑक्सीकृत हो जाता है, दूसरे मोल अपकृत हो जाता है। इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है, जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, जब कार्बिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, NC बनेगा। क्या बनेगा, NC। अब देखो कार्बिल एमीन है जिसको इथाइल एमीन बोलते हैं। इथाइल एमीन की रिएक्शन CH2NH2 इथाइल एमीन है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसको अल्कोहलिक क्षार के साथ कराया जाता है रिएक्शन। तो यहां से क्या क्या बनेगा वो ध्यान से देखना है। यहां पर कुछ नहीं बनेगा, यहां पर ये हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा, ये ऑक्सीजन को देखेगा और यहाँ से 3 टाइम वाटर निकाल लेगा। कितने टाइम, 3 टाइम वाटर, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ भी और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 2 5 और 1 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो 6 हाइड्रोजन के लिए 3 टाइम वाटर निकल गया। अब देखो क्या क्या निकला, K 3 बार है, K और Cl 3 बार है तो KCl हो जाएगा। अब बचा क्या क्या बचा हुआ तुम्हारे पास, C बचा हुआ है और N बचा हुआ है। तो जैसे N जुटा हुआ वहां पर जाके C पे यहाँ पर C जुड़ जाएगा, इसलिए इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया, इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। तो इस तरीके से हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। अगला है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, अच्छा इसको लिखते हैं कैसे, जब इथाइल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है तो इथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसे हम लोग कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है, कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। चलो अगला है रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है युग्मन अभिक्रिया, जब डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल और एरोमेटिक एमीन, जब डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल और एरोमेटिक एमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये जो कंपाउंड का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। देखिएगा डाइजोनियम, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ, ये बेंजीन पर OH है
क्योंकि हर एक जगह तो हाइड्रोजन होता है, हर एक जगह क्या होता है हाइड्रोजन। ये हो जाए तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल के साथ, इसके साथ फिनॉल के साथ जब कराया जाता है, ठीक है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराया जाता है, जिसको डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल भी बोलते हैं, जैसी कराते हैं तो यहाँ पर क्या क्या दे सकता है वो ध्यान देखना। यहाँ पर H और Cl, HCl बाहर हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और बचा क्या N2 दो बार है तो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ये OH जैसे है OH भी रहेगा। और क्या निकलेगा, अब देखो यहाँ पर Cl और वाटर भी जो है रिलीज करता है, तो कपलिंग रिएक्शन में वाटर वगैरह कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट आपको क्या बनाना है, ये डायरेक्ट आपको क्या बनाना है, यहाँ पे ये जो कंपाउंड का निर्माण करता है ना, तो ये तो बीटा हाइड्रोक्सी बेंजीन है, ये ऑरेंज डाई देता है, ऑरेंज कलर का रंजक देता है। डाई मतलब क्या होता है रंजक। अब इसी का रिएक्शन अगर एमीन के साथ ले लेते हैं, एमीन का मतलब दोबारा एमीन, तो यहाँ से जो है HCl तो निकलेगा, NN बनेगा और यही दो बार जुड़ जाएगा, तो यही बन जाता है एजो कंपाउंड। क्या बनता है एजो कंपाउंड। जब बेंजीन पर दो N2 रहे और NH2 रहेगा तो उसको एजो कंपाउंड बोलते हैं। इसको कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। कौन सा रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है इसका। अब आ जाओ सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराया जाता है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन तथा बेंजीन नाइट्राइल का निर्माण होता है। ये तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, नहीं तो फिर क्या बनेगा, बेंजीन नाइट्राइल का निर्माण होता है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन पर इसका सूत्र होता है C6H5N2Cl। इस तरीके से बोलते हैं इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या निकलेगा ये ध्यान देना है। ये जो निकलता है आपको रिलीज होगा, N2 बाहर हो जाएगा, N2 जो है बाहर हो जाता है, और ये क्लोरीन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंस है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे रिएक्शन ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। CuCl निकलेगा तो वही रिसेम आ जाएगा। CuCl है, मान लो इसको अगर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ये Cl यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर N2 बाहर हो जाएगा और फिर से CuCl क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो आपसे अगर कन्वर्जन में पूछता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आप लोग सैंडमेयर रिएक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, सैंडमेयर रिएक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर से सुन लो, फिर से समझ लीजिए आप कि यहाँ पर ये Cl यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, N2 और बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा और प्लस में ये Cu और ये Cl, फिर से ये CuCl बाहर हो जाता है। इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि N2 जो है बाहर हो जाएगा और CuCl बाहर हो जाएगा और ये Br यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये CuCl बाहर हो जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा और ये Cl जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा बेंजोन नाइट्राइल। तो इस तरीके से सैंडमेयर रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो वुड्स रिएक्शन जो होता है इस सोडियम मेटल के साथ करता है और इसमें सममित अल्केन बनेगा। क्या बनेगा, सममित अल्केन बनता है। वुड्स रिएक्शन में जब भी बनेगा तो कौन सा अल्केन बनेगा, सममित अल्केन बनता है। क्लियर है। इसमें क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड के दो अणु की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल के साथ कराया जाता है तो सममित अल्केन का निर्माण होता है। जैसे अल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पर CH3
और ये Br है, इसको सोडियम मेटल के साथ करा दो, ठीक है जी। और यहाँ पर एक बार CH3 और Br दो टाइम है। इसमें क्या होगा कि इसको भी 2 टाइम करना पड़ेगा, यहाँ से ये निकलेगा और ये निकलेगा, 2 टाइम लेके NaBr बाहर हो जाएगा, NaBr 2 टाइम लेके क्या हो जाएगा बाहर। अब क्या क्या बचा, CH3 और CH3, यही दोनों बचा, CH3 और CH3, और ये बन गया अल्केन। अल्केन जो बना है, अल्केन में इसका नाम होता है इथेन। इथेन जो है पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में, इसलिए इसको सम्मित अल्केन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम्मित अल्केन ही कहते हैं इसे। क्या बोलेंगे, सम्मित अल्केन। तो इस तरीके से ये सम्मित अल्केन बन जाता है आपका। क्लियर है आप लोग? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर वुड्स रिएक्शन का भी बात खत्म हो गया। वुड्स रिएक्शन में देखिए यहाँ पर इथेन बन गया। इस इथेन को ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, और यहाँ पर 2 टाइम NaBr बाहर हो जाएगा। ये जब इथेन कब रिएक्शन करता है, जब अल्काइल हैलाइड रहेगा तब। अल्काइल हैलाइड भी ओपन चेन में रहेगा तब, क्लोज चेन में नहीं। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? फिटिंग का मतलब होता है फिट करना, एक दूसरे में फिट कर देते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, डाइफिनाइल का निर्माण होता है। फिटिंग रिएक्शन में डाइफिनाइल, इसको आप लिखते कैसे, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, जब 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया जाता है, तो यहाँ पर 2 टाइम NaCl बाहर हो जाएगा, और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये बाइफिनाइल इसको बोलते हैं। बाइफिनाइल बोलो या डाइफिनाइल बोलो, ड्राई करके प्रेजेंस में दोनों एक ही बात है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से डाइफिनाइल का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर बात कर ले हम लोग, तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो कहता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, जब एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के एक अणु की अभिक्रिया ड्राई स्तर की उपस्थिति में सोडियम मेटल के साथ कराया जाता है, तो अल्काइल एरीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? वुड फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे। ये ब्रोमोबेंजीन है, और ये आपका क्या है, ब्रोमोमिथेन है। अब इसकी रिएक्शन 2 टाइम जैसे करवाते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग का मतलब होता है फिट करना एक दूसरे में। तो यहाँ पर 2 टाइम NaBr होगा, इससे टॉलिन बन जाता है। क्या बनेगा, टॉलिन या मिथाइल बेंजीन, इसी को बोलते हैं। तो ब्रोमोबेंजीन से टॉलिन बनाना है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन लगाना पड़ेगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो याद रखना, वुड्स रिएक्शन में सम्मित अल्केन बनेगा आपका। फिटिंग रिएक्शन में आपका क्या बनेगा, बाइफिनाइल बनेगा। फिर आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या बनेगा, टॉलिन बनेगा। याद रखना, ये सब कंडीशन है आपका, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात कर ले हम लोग, जब बेंजीन लुईस अम्ल की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। जब बेंजीन की क्लोरीन के साथ उत्प्रेरक लेते हैं AlCl3, उत्प्रेरक क्या लेते हैं AlCl3, इसको अनहाइड्राइड बोलते हैं, जिसको सांद्र बोलते हैं अनहाइड्राइड। यहाँ पर इसके प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन होगा क्लोरीन का, यहाँ पर H और Cl, एक यहाँ पर HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर एक Cl जुड़ जाएगा, तो ये क्लोरोबेंजीन है। इस तरह बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बन गया, ठीक है। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन में HNO3 होता है। नाइट्रेशन में क्या होगा, HNO3 होगा। अब देखो, जब बेंजीन की अभिक्रिया साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में HNO3 से कराया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। तो जब बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 से, तो यहाँ पर H हो गया, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा और वाटर निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा, वाटर। अब बचा क्या, N और 2 ऑक्सीजन, तो NO2, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन गई। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना कौन सा रिएक्शन कहलाता है, आपका नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। नाइट्रोजनेशन कहलाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजनीकरण कहलाएगा। अगला रिएक्शन है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण कौन सा रिएक्शन है, सल्फोनीकरण।
कहता है जब बेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का जो है निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सल्फोनेशन कहते हैं, सल्फोनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेंजीन है, यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर से वही बात निकाल लेंगे, यहाँ पर H है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, H है। अब यहाँ पर देखिए H है, यहाँ पर 2 H था, एक H यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक H यहाँ से, क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर यही बन गया, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये 1 स्टेप वाला सब रिएक्शन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये यहाँ पर बन गया। अगला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये क्या होता है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ कराया जाता है तब कीटोन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ कराया। तो ये बेंजीन है एसीटोन, जिसको एसिटल क्लोराइड कहते हैं, अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में कराया जाता है तो एसीटोफिनॉन बनेगा। ये कौन सा फिनॉल बनेगा, एसीटोफिनॉन। यहाँ पर ये H छिपा हुआ, अब H और Cl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर निकाल लेंगे, HCl का निकाल लेंगे, एक H था, एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा, ये इधर से जुड़ जाएगा तो इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड है के साथ कराया जाता है तब बेंजीन का निर्माण होता है, अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, मतलब टॉलिन बना देते हैं। तो यहाँ से भी एक H है बाबू, यहाँ से एक H है, H जो है Cl को देख के निकालेगा और यहाँ से टॉलिन बन जाएगा। इस तरीके से यह टॉलिन बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट है कोल्वे रिएक्शन। कोल्वे रिएक्शन में क्या होता है, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 6 atm दाब पर गर्म किया जाता है तब सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है। पुनः इसे सोडियम सैलिसिलेट एसिड की उपस्थिति में वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो कोल्वे से सैलिसिलिक एसिड होता है, तो याद रखना सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं कैसे, यहाँ से H और ये OH, वाटर निकल जाता है, वाटर जैसे निकलेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक H समझे, यहाँ पर क्या है, एक H है और एक H है, हाँ एक H है जो यहाँ पर H जो है शिफ्टिंग हो जाएगा और इसके साथ चला जाएगा तो, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो COO और Na बन गया। इस तरीके से शिफ्टिंग करके आप सोडियम सैलिसिलेट बनेगा और इसका वाटर के साथ अम्ल के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, वाटर के साथ HOH बनेगा, HOH। अब HOH जैसी बनेगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा NaOH बाहर और ये H इसके साथ लग जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो याद रखना सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरीके से इसका नेमिंग हो गया। अगला है रायमान-कीवन रिएक्शन, जिसको बोलता है रिवन-टीवन रिएक्शन। इससे एल्डिहाइड बनता है, कोल्वे से बनता है एसिड। रिवन-टीवन रिएक्शन से एल्डिहाइड बनेगा, कोल्वे से बनेगा एसिड। बस कुछ नहीं करना है यार। जब फिनॉल को
तथा NaOH के 3 अणु, क्लोरोफॉर्म और NaOH के कितने अणु? 3 अणु, NaOH के 3 अणु, ठीक है। 3 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को रेमंड केवल रिएक्शन कहते हैं। ये फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, 3 अणु ले लिए, अब यहां से बन गया 3 अणु का मतलब है जैसे NaOH 3 बार, कितने बार? 3 बार NaOH, ठीक है। अब यहां से क्या क्या करते हैं वो देखना। यहाँ पर 3 गो Cl है और 3 Na है, 3 Na है, देखते हैं साथ 3 Cl के साथ यहाँ पर 3 बार NaCl बार हो जाएगा। अब बताइए यहां से क्या क्या बना। यहाँ पर बचा है CH, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? CH, यहां से एक H और कितने H? 3H, 4H, 2 बार वाटर निकल जाएगा। अच्छा NaCl ना निकलेगा, NaCl, अब कितने बार? 2 बार वाटर, कितने बार वाटर निकला? 2 बार पानी निकल गया, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गया, वाटर निकल गया। अब क्या क्या बचा है? यहां से वाटर निकालने के लिए हमें 2 ऑक्सीजन खपत किए हैं, अभी भी 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है और 1 कार्बन बचा है, और कुछ बचा नहीं ना, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड बनेगा CHO, अर्थात ये बन गया क्या? सैलिसल्डिहाइड। क्या बना? सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सैलिसल्डिहाइड बना लिया। स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन इसी को बोलते हैं। जब अल्काइल साइनाइड SnCl2 और HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब अमाइन जटिल मध्यवर्ती प्राप्त होता है और आगे अमाइन जटिल मध्यवर्ती पर जल गठन के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का स्टीफन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ये Cl नहीं है, Cl ये मिस हो गया है, यहाँ पर ये HCl है, ठीक है। अब यहां से क्या बनेगा? HCl तो बना दिया हम लोग। यहां पर क्या क्या बन सकता है? स्टीफन रिएक्शन में Cl है तो यहां पर एक H डाल दो और एक H यहां डाल दो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऐसा बन गया अमाइन। अब इसका जल गठन कराए, वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, इसे वाटर के साथ जैसे कराएंगे, ये नहीं है, वाटर के साथ जैसे करवाएंगे अभिक्रिया तो ये CH3CH है और ये OH इसके साथ चला जाएगा और ये हटेगा, एक H NH और एक H, ये अमोनिया निकल जाएगा बाहर। ये अमोनिया क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अर्थात अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे ये CH3 है, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड है, यह इसकी रिएक्शन H2 मेटल के साथ उत्प्रेरक SnCl2 और प्लस HCl, ठीक है। अब क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड NH। अब इसके वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, H और H, वाटर के साथ कराएंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन उठ के इस नाइट्रोजन को देख के अमोनिया बाहर निकल लेगा। NH3 बचेगा क्या? CH3 CH है और ये एक O है तो CHO एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बना? एस्टल्डिहाइड बन गया। तो इथेन नाइट्राइल से एस्टल्डिहाइड बना दिया हम लोग। अब है नेक्स्ट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? टार्ड 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 इटार्ड, ठीक है। इसका जो है याद करने का तरीका है टार्ड 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 इटार्ड बोल सकते हैं इसको। ये जो है टॉलिन के क्रोमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है, इसे बेंजल्डिहाइड बनता है। इससे क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनेगा। समझे? ये भी 2 मोल
क्रोमिल क्लोराइड लेना पड़ता है सीजियम सल्फाइड के प्रेजेंस में। जब टॉलिन कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और पुनर्जल अवरोधन कराने के बाद बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? इटार्ड रिएक्शन। तो टॉलिन, अब यहाँ 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हटा दो, कितना हाइड्रोजन बचा? 2। आईसी को 2 बार अंदर डाल दो, तो 2 बार डालने के बाद ऐसा हो गया। ऐसा हो गया, ऐसा 2 टाइम है ना, ये आगे इसमें डाल दो तो देखो यहाँ मामला ही जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि यहाँ का अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 2 बार हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन। बाकी क्रोमियम देखो यहाँ 2 है तो यहाँ से ये 2 बार क्रोमियम हो गया ना। कितने बार हो गया? 2 बार क्रोमियम। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, 2 दूनी 4 बार है तो 2 दूनी 4 बार हो गया। क्लोरीन यहाँ 2 बार, 2 दूनी 4 बार तो 2 दूनी 4 बार। इस तरीके से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। अब इसका वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? जो है एल्डिहाइड का निर्माण होता है। वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये सब टूट जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा, बाकी इसके साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से एल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ से तोड़ देना है बंधन, तोड़ने के बाद जो रिएक्शन बनेगा वही रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड बनेगा। चलिए अगला रिएक्शन है गटरमान रिएक्शन। ठीक है, गटरमान रिएक्शन क्या होता है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया अनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराया जाता है तब बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को गटरमान रिएक्शन कहते हैं। गटरमान रिएक्शन ये बेंजीन है, अनहाइड्राइड AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड ये बेंजाल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। इस तरीके से ये गटरमान रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। कुछ है नहीं इसमें, छोटा सा बात है। क्लीमेंसन को याद करेंगे। मेंशन क्लीमेंसन ZnHgHCl क्लीमेंसन रिएक्शन लगाते हैं तो इसमें जो है अल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अल्केन। तो जब एल्डिहाइड का को ZnHgHCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो CH3 बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करने पर CH3 नहीं 4 टाइम ले लो यहाँ हाइड्रोजन। कितने टाइम? 4 टाइम। जैसे 4 टाइम हाइड्रोजन लेगा 2 हाइड्रोजन के साथ ये वाटर निकाल लेगा और बनेगा क्या? 2 हाइड्रोजन यहीं पर शिफ्ट कर दो तो 1 पहले से 2 और शिफ्ट हो जाएगा तो 2 1 कितना हो गया? 3। तो CH3 2 टाइम हो गया और 2 हाइड्रोजन और बचा हुआ था, इसके ऑक्सीजन को देख के वाटर निकाल लिया। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं और दूसरा कीटोन से भी बना सकते हैं। तो याद रखना क्लीमेंसन रिएक्शन किससे किससे अभिक्रिया करता है? एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों से। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वुल्फ-किस्लर रिएक्शन। वुल्फ-किस्लर रिएक्शन होता है क्या? एक दिन जंगल में आया भेड़, एक दिन जंगल में आया भेड़, बोलने लगा ऊ। क्या बोलने लगा? ऊ। तो ऊ का मतलब होता है उल्फ। वुल्फ-किस्लर रिएक्शन। एक दिन जंगल में आया भेड़िया, बोलने लगा उल्फ। उल्फ का मतलब होता है वुल्फ-किस्लर रिएक्शन। वुल्फ-किस्लर रिएक्शन, वुल्फ-किस्लर रिएक्शन में क्या होता है? इसमें जो है एमीन जो है अल्केन बनता है, इसमें भी अल्केन बनता है लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से अभिक्रिया करके रिएक्शन कर लेता है। तो कहता है जब एल्डिहाइड एवं कीटोन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है एक प्रोडक्ट जो हाइड्रोजन बनता है, दूसरा आगे के वेज के साथ इथाइल ग्लाइकॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अल्केन का निर्माण कर लेता है।
एस्टल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड, NH2NH2 KOH, NH2NH2 KOH, ये उत्प्रेरक है। जंगल में आया भेड़ बोलने लगा उल का मतलब होता है, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन से अगर वाटर निकाल लेता है तो इसको हाइड्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। क्योंकि जंगल वाला बात अगर आया भेड़िया को मार के पानी निकाल लिया तो जो भेड़िया को हाइड्रोजन कहते थे, आज के जमाने में पानी निकलने के बाद आज के जमाने में उसको इज्जत नहीं बेइज्जत से बोलने लगा हाइड्रोजन। क्या बोलने लगा? हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन वाटर निकलने के बाद इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। अब ये क्या कैसे रिएक्शन करेगा वो देखो। सबसे पहला बात है यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि NH2 जुड़ जाएगा इसके साथ, CH है, आयन कै गो हो गया? 2 गो, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ वाटर निकलेगा, ये ऑक्सीजन के साथ वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकलेगा तो पानी निकल गया, बचा CH3 C और EH बचा, तो CH। अब आगे ये जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड और NH2 बन जाएगा, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन KOH के साथ करा देते हैं, KOH के साथ करा देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा ना, KOH के साथ जैसे कराएगा बाबू, जैसे KOH के साथ करा दिया जाएगा, यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? N2 बाहर हो जाएगा। अब क्या क्या बचेगा? यहाँ 2 हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन जैसे शिफ्ट करेंगे, 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो CH3 पहले से बना हुआ है और CH3 बन गया, तो इस तरीके से आपका बन जाता इथेन। क्या बनेगा? इथेन। फिर से समझ लो, फिर से अगर समझना है देखो यहाँ पर ध्यान देना है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तो CH3 लिखेंगे और ये डबल बॉन्ड के साथ H जाएगा, इसकी रिएक्शन N2N और NH2 के साथ करवा दो, इससे क्या निकल जाएगा? वाटर निकलेगा। कैसे निकलेगा वाटर वो ध्यान दो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को देख के पानी निकाल लिया। अब क्या बचेगा? CH3 और ये CH है, CH लिखेंगे, डबल बॉन्ड देंगे और ये ऐसा लिख देंगे NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। अब इसका जो है अल्कोहलिक, इसका जो है KOH के साथ इथीन ग्लाइकॉल के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो ये N2 जो है बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या? ये 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इधर, CH3 और ये CH3 बन जाएगा इथेन। क्या बनेगा? इथेन। तो याद रखना बाबू, ये जो है एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है और कीटोन दोनों से रिएक्शन करके जो है अल्केन बनाता है। क्या बनेगा? अल्केन। अब आता है HBZ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलेंसी रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्फा हाइड्रोजन को रखता है, जब जिसके पास कार्बोक्सिलिक हो एसिड हो और अल्फा हाइड्रोजन भी हो, अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं होना चाहिए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर रखता हो, वह लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 के साथ अभिक्रिया करके अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड या बीटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, जिसको HBZ कहते हैं। HBZ कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं HBZ रिएक्शन। ये प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड में देखो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन में जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है,
ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कौन सा फास्फोरस? रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस, ठीक है। ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा बाबू, एक Cl एक H, HCl बाहर हो जाएगा और इसको लिख देते हैं अच्छा से CH3 CH2 और COOH। ये अल्फा हाइड्रोजन यहां था और ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या निकलेगा? रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, यहां से HCl बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या? CH3, यहां पर एक H बचा हुआ और ये COOH। तो यही आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर बन गया 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरो या फिर अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन क्या होता है कि ये सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है और Br2 सिल्वर एसीटेट Br2 के साथ CCl4 के उत्प्रेरक में रिएक्शन करता है। तो ये क्या क्या देगा? सबसे पहला बात यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, Ag और Br निकल जाएगा, एक Br जो बचेगा इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा तो मतलब मिथाइल ब्रोमाइड का निर्माण करता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण Br2 तथा CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल ब्रोमाइड एराइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हंस-डीकर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को हंस-डीकर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए पर्किन रिएक्शन, तो पर्किन रिएक्शन होता है क्या? पर्किन रिएक्शन होता है क्या कि जब बेंजल्डिहाइड को एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ संगत अम्ल का सोडियम लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो सैलेनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को पर्किन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे? पर्किन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ये बंधन टूटेगा। क्या होगा? बंधन टूट जाएगा, टूटेगा तो ये एल्डिहाइड यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीजन हट जाएगा। ऑक्सीजन जैसे हटेगा तो यहाँ पर ये बनेगा आपका क्या? CH3। देखो यहाँ से आप अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? CH, क्या हो जाएगा? CH। ये यहाँ से एक H चला जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये शिफ्टिंग हो जाएगा तो C6H5 CH और डबल बॉन्ड COOH और बचेगा ये, इसके साथ ये वाला जाएगा OH, ठीक है जी। वाटर के साथ रिएक्शन कराओ ना, इसको HOH के साथ रिएक्शन कराओ तो यहाँ HOH के साथ ये H जो है इसके साथ चला जाएगा, ठीक है जी। और ये जो है इसके साथ जाएगा और ये OH जो है इसके साथ चला जाएगा तो एसिडिक एसिड का निर्माण कर लेगा। तो ये सिनेमिक एसिड है, ये एसिडिक एसिड है। तो पर्किन रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कैलेजन अभिक्रिया, कौन सा रिएक्शन? कैलेजन रिएक्शन। कैलेजन रिएक्शन क्या होता है? ऐसे तो ये आपके काम लायक नहीं है। कैलेजन रिएक्शन ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होता है क्या होता है वो देखना है। जब एसिड अमाइन को Br2 और NaOH या KOH के 4 अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें एसिड अमाइड से कम एक कार्बन वाला एलिमेंट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रोपेनेमाइड है, Br2 के साथ KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या देगा? बस वही सारा चीज देगा। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, फिर KBr, फिर यहाँ से क्या क्या बनेगा? H2O भी निकलेगा
और यहाँ से क्या निकलेगा आपका एमीन, जैसे एमीन भी बन जाएगा। इसे मेनली रूप से एमीन बनाया जा सकता है, इससे क्या बनेगा एमीन बनेगा। क्लियर है आप लोग, एमीन बना सकते हैं। फ्रेंकल दोष क्या होता है उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो सबसे पहले वह दोष जिसमें छोटे आयन, वैसे दोष जिसमें छोटे छोटे आयन, ठीक है, अपने वास्तविक स्थान को, वास्तविक स्थान मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सारा वास्तविक, यहाँ पर ए था, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से था। तो वह दोष जिसमें छोटे आयन अपने वास्तविक स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ से हट गया, ए हट गया, ए पॉजिटिव वाला ए हटा और यहाँ पर ये चला गया अंतराकाश, इसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। इस स्थान को क्या बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान, इंटरेस्ट्रियल वर्ल्ड बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। तो अगर अपना स्थान, अपना वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला गया तो उससे उत्पन्न होने वाले दोष को हम लोग कौन सा दोष बोलेंगे, फ्रेंकल दोष। कौन सा दोष, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, अपना स्थान छोड़कर दूसरे कहीं बीच में चला गया, इससे क्या होता है क्रिस्टल के घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व कमेगा कैसे, अब मान लो यहाँ पर था, खाली जगह चेंज किया, इसी में रह गया ना, तो इसके घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहला बात, इसका एग्जाम्पल है ZnS, AgCl, AgBr, AgI और EtC। याद रखना AgBr जो है दोनों दोष दर्शाता है, फ्रेंकल भी और शॉटकी भी। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। शॉटकी दोष क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है कि अपना स्थान छोड़ के कहीं बाहर वाले स्थान पर चला जाएगा। कहता है वह दोष जिसमें जाने का स्थल से समान संख्या में एगो जैसे पॉजिटिव भागा तो एगो नेगेटिव भागे, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, अपना समान संख्या में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जो है शॉटकी दोष। अच्छा हट के बाहर चला जाएगा, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाता है। जब क्रिस्टल छोड़ दिया, अपना जगह छोड़ दिया और बाहर में चला गया, तब तो ऐसे दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या था, स्थान छोड़ने के बाद बीच में चला जाता था अंतराकाशीय स्थान में। जब अंतराकाशीय स्थान में जाएगा तो आपका कौन सा दोष कहलाएगा, फ्रेंकल। और जब समान संख्या में धनायन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़ के कहीं बाहर वाले स्थान पर चला गया, क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका शॉटकी दोष कहा जाता है। ठीक है जी, अब आ जाओ कुछ एग्जाम्पल, NaCl, KCl, CaCl, AgBr को बोले ना, दोनों में काम करेगा, इसलिए दोनों रूप से दर्शाता है। वह पदार्थ, अच्छा व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। वह पदार्थ, कौन सा पदार्थ, वह पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, कमजोर से आकर्षित होता है, कमजोर बंधन से, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को अनुचुंबक का गुण कहा जाता है। जैसे कॉपर पर +2 आयन, कॉपर पर +2 आयन का मतलब होता है, कॉपर पर +2 आयन का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, पहले कॉपर 29 का था, 2 दान किया तो 27 हो गया। कितना हो गया, 27। और 27 जो है विषम संख्या में, किस संख्या में है, विषम संख्या। तो जो भी विषम संख्या वाला आएगा अनुचुंबकीय होगा। क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। अब देखो यहाँ पर आयरन, लोहा में जो है एक पर +3 आयन था। अब एक पर +3 आयन का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन फिर दान किया। लोहा का ऐसे 26 परमाणु संख्या होता है, और लोहा ने 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, और जैसे 3 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो 26 में से 3 घट गया, तो कितना बचा, 23 बचा। क्रोमियम 24 था, 3 दान किया, 21 बचा। 21 क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है। O2 ऑक्सीजन है, O2 जब O2 के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा तो अनुचुंबकीय होगा। निकेल इसी तरह सब है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बलता से विकर्षित हो जाता है,
मतलब दूर चला जाता है, उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें TiO2 H2O NaCl, ये बेंजीन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। बेंजीन, बाकी सारे एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है। वह पदार्थ, अगला है लौह चुंबकीय पदार्थ। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रबलता से आकर्षित होता है उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को लौह चुंबक गुण कहा जाता है। इसमें आ जाएगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल फीकोनी। क्या आएगा? फीकोनी, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, और एक गोल्ड भी याद रखना, Gd, गोल्डेनियम याद रखना, और क्रोमियम ऑक्साइड याद रखना। ठीक है जी। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस क्या है? कतवाट हो जिससे अवयवी का निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है। क्रिस्टलीय निश्चित में रहेगा, मैंने सजाया हुआ रहेगा। जैसे ए है तो ए के बगल में बी रहेगा, फिर सी रहेगा, इस फॉर्म में रहता है, सजाया हुआ रहता है, तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। सजाया हुआ रहेगा तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। क्लियर है आप लोग? इसमें जैसे आपका आता है सोडियम क्लोराइड और डायमंड वगैरह ETC। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस कहता वैसे ठोस जिनके अवयवी कण अनिश्चित ज्यामिति में रहते हैं। इसका सही क्रम नहीं रहेगा, अनिश्चित ज्यामिति में जो है क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, या निश्चित ज्यामिति क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। अनिश्चित बोल दिए तब भी नहीं, निश्चित ज्यामिति क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसे छद्म या आभासी ठोस भी कहा जाता है, झूठा ठोस भी इसे कहते हैं। जैसे ग्लास जो है लगेगा सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वो जो है सॉलिड के फॉर्म में नहीं रहता है, तो इसलिए झूठा ठोस भी कहा गया इसे। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ETC हो गया। ठीक है। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल जाला क्या होते हैं? अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था जिसमें कणों का पॉइंट के द्वारा ही दर्शाया जाता है। कण को किस रूप में दर्शाते हैं? पॉइंट के द्वारा, उसे हम लोग क्रिस्टल जाला कहते हैं। ठीक है जी। जहां ये क्रिस्टल है, ये पॉइंट के फॉर्म में दर्शाया गया है, ये पॉइंट सब देख रहे हैं ना, जहां जहां पॉइंट दर्शाया गया उसे हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जाला बिंदु बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होता है? कहता किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग जिसके बार बार दोहराने से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल जाला इकाई सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल मतलब छोटा छोटा मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल बन रहा है ना, तो छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर बड़े क्रिस्टल बनेंगे, तो इसको यूनिट सेल बोलते हैं। अब आ जाओ अगला नेक्स्ट, अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म को लिखे। बिलियन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बिलियन का वह गुण, बिलियन का वैसा गुण जो विलय का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम, जो छोटा अमाउंट में। तो बिलियन की वह गुण जो विलय का मतलब है जिसकी मात्रा कम है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप का। कौन कौन से होते हैं? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन या अपेक्षिक अवनमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राचलन दाब। तो ये 4 टाइप के हैं। ये चारों टाइप में कोई भी आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है, कभी इसको बदल के दे देता है, तो MCQ में भी काम कर देगा और यहाँ भी काम करेगा। तो अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं किसको? जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके प्रकृति पर नहीं, उसे हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये आ जाओ इधर, देखो वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और दाब का अवनमन, ये 2 चीज याद रखना। दाब का अवनमन का मतलब होता है अंतर, अवनमन का मतलब क्या होता है? अंतर। तो दाब का, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो अवनमन को क्या हम लोग डिनोट करेंगे? PS
आर शुद्ध विलायक का पी नॉट बी से, तो पी नॉट बी शुद्ध विलायक है, पीएस क्या है वाहक दाब है, तो इन दोनों का शुद्ध विलायक में पीएस घटा देंगे और नीचे पे शुद्ध विलायक लिखेंगे, इसके अनुपात को ही क्या बोला जाएगा वाहक दाब का अपेक्षित अवनमन, पी वाहक दाब का अवनमन बटा शुद्ध विलायक का वाहक दाब, तो पी नॉट बी माइनस पीएस और वाई में पी नॉट बी, तो ये आपका आता है इस तरीके से। पी नॉट बी क्या है वाहक दाब का अवनमन है, पी नॉट बी जो है शुद्ध विलायक का मैंने पी नॉट बी माइनस पीएस क्या है वाहक दाब का अवनमन है, पी नॉट बी क्या है शुद्ध विलायक का वाहक दाब है, एक्स से क्या है बल प्रभाज का है आवासशील विलय का बल प्रभाज, यहाँ एक से यूज नहीं करते। व्हाट इज मेटालिक सॉलिड क्या है, गिव टू एग्जांपल, धात्विक ठोस क्या है, इसके दो उदाहरण दो। व्हाट ठोस जिसमें धातु परमाणु धात्विक बंधन बनाते हैं, धातु परमाणु क्या बनाते हैं धात्विक बंधन बनाते हैं, बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं, जैसे कॉपर आयरन etc। आइसोटोनिक जो है विलयन क्या होता है या समपराशरी विलयन क्या होता है, समान ताप पर जिन दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है, समान ताप पर जिन दो विलयनों का परासरण दाब क्या होता है समान होता है, उसे हम लोग समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन दोनों तरफ विलयन जो है समान होगा इक्वल होगा तो हम लोग समपराशरी विलयन कहते हैं। अब आता है प्रतिलोम प्रसरण क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है बीआई। प्रतिलोम प्रसरण क्या होता है, सबसे पहला बात है यदि आरोपित बाहरी दाब जो बाहर से पिस्टन के द्वारा दाब लगाया है बाहरी दाब कहलाता है, प्रसरण दाब से अधिक हो जाए, प्रसरण दाब से क्या हो जाए अधिक हो जाए, तब विलायक के अणुओं का प्रवाह उच्च सांद्रता के तरफ से निम्न सांद्रता के तरफ हो जाता है, उसे हम प्रतिलोम प्रसरण कहते हैं। ये शुद्ध वाटर है, ये सी वाटर है, रिवर का पानी है, तो यहाँ पर जैसे पाई प्लस पी अगर देते हैं पिस्टन पर लगाते हैं तो ये उच्च सांद्रता से पानी निम्न सांद्रता की ओर ट्रैवलिंग करने लगता है, तो उच्च से निम्न की ओर जब जाएगा तो उसे हम प्रतिलोम प्रसरण कहते हैं। इसमें ये अर्धपराग में झिल्ली लगाया गया है, अर्धपराग में ये जो देख रहे हैं ना अर्धपराग में छन्नी है एक तरह से पानी को फिल्टर करने के लिए, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, हिंदी में अर्धपराग में झिल्ली कहा जाता है। तो इस तरीके से इसे अर्धपराग में हम लोग झिल्ली कह सकते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, द्रव मिश्रण का वह प्रकार जो संघटक में परिवर्तन के बिना समान ताप पर उबले, बिना परिवर्तन के समान ताप पर उबल जाए उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये नियत क्वथनांकी मिश्रण या स्थिर क्वाथी भी इसे कहा जाता है। जैसे मान लो दो द्रव लिए, एक द्रव एक कंटेनर में दूसरे कंटेनर में अलग अलग, और दोनों का इसका भी जो है इसका भी जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ये अलग है, इसका भी अलग है, इन दोनों को मिक्स कर दिए, क्या कर दिए मिक्स करने के बाद जो तीसरा बॉइलिंग पॉइंट पर उबलेगा, जो भी बॉइलिंग पॉइंट पर उबलेगा इसी को बोलेंगे क्या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे H2O और HCl ये अलग अलग है, H2O और HCl दोनों अलग अलग, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, दोनों को मिक्स करके जिस भी बॉइलिंग पॉइंट पर वो उबल जाएगा उसी को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। प्रसरण दाब क्या है, प्रसरण दाब क्या है, कहता वह बाह्य दाब जो प्रसरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, वह बाह्य दाब जो प्रसरण को रोकने के लिए विलयन पर विलयन प्रसरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं पिस्टन है। यहाँ पर ये प्योर शुद्ध वाटर है और यहाँ से शुद्ध से विलयन बना रहा है, तो यहाँ पर रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है क्योंकि दोनों का लेवल मेंटेन रहे, दोनों बराबर रहे लेवल, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जो है प्रसरण दाब कहते हैं। वह बाह्य दाब एक्सटर्नल प्रेशर जो प्रसरण को रोकने के लिए
बिलियन पर लगाया जाता है उसे हम लोग प्रसरण दाब। जैसे इधर से इधर ना जाए तो यहाँ पर पिस्टन लगा दे ताकि शुद्ध पानी शुद्ध वाटर ही रहेगा, इसलिए इधर से प्रेशर मारेंगे तो यहाँ रुक जाएगा, तो रुक जाएगा मतलब क्रॉस का साइन लगा दिया, इधर से इधर पानी में गिर जाएगा, जब नहीं जाएगा तो उसे हम लोग प्रसरण दाब, इसे हम लोग पाई से सूचित करते हैं। किससे करेंगे? पाई से। अब नेक्स्ट आ जाओ सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस क्या है, प्रसरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक अणु का प्रवाह अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता के तरफ से उच्च सांद्रता की तरफ प्रवाहित होता है, उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इधर निम्न डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, इधर निम्न सांद्रता, इधर उच्च सांद्रता, तो निम्न से उच्च की ओर अगर प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग प्रासरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रासरण। निम्न से उच्च की ओर प्रासरण। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ये आज का जो है सेशन यही समाप्त करते हैं। ये 2 मार्क्स वाला कुछ क्वेश्चन लेके आए थे, उसी तरह हम 5 मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा 2025 के लिए एग्जाम के लिए। आपको ये जाके यूट्यूब पे A to Z केमिस्ट्री सुजीत सर, A to Z केमिस्ट्री सुजीत सर सर्च करोगे तो वहां पर सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप 1 बाय 1 करके देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, गुड बाय।